महिलाओं के सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को शक्ति भी दी जाए और महिलाओं को जागरूक भी किया जाए, तब महिलाएं जो है सशक्त होगी। निश्चित रूप से जो है एक अफवाहें फैलाई जा रही थी कि जो है गैस की कमी हो सकती है, हमारे आम व्यक्ति को क्या क्या परेशानियां हो सकती है, उसको जो है राजनीति के उस माध्यम से ही जो है हम उनको सुधार कर सकते हैं। स्वस्थ राजनीति की परंपरा की जो मैंने शुरुआत करी है, करप्शन बिल्कुल नहीं होने दिया है, जातिवाद को हमने जातिवाद का जहर नहीं घोला। लेडीज चाहे किसी भी पद पे चली जाए उसको दोनों को निभाना होता है। जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना थी, उसमें हमने बच्ची के जन्म से लेकर उसको पढ़ाई आगे बढ़ने तक के, ताकि बच्चियां जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ ना बने। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो बनाया, ताकि महिलाओं को जो है राजनीति के अंदर आरक्षण मिले। नमस्कार भारत, मैं सुमन मान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान की जानी मानी राजनेता जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं और यूं कहें कि वो एक समाज सेवी भी हैं और 2 बार विधानसभा जायल से जो है वो विधायक भी रह चुकी हैं, शिक्षक रह चुकी हैं, यूं कहें प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। तो स्वागत करते हैं इन प्रसिद्ध राजनेता मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार जी का। स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 21। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 21 को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप यहाँ पर आए, पधारे। धन्यवाद। मैम और मैं सभी दर्शकों को नमस्कार। मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक शिक्षक रही हैं, प्रोफेसर रही हैं, आपने इतनी डिग्री जो है वो आपने प्राप्त की हैं, तो एक शिक्षक से राजनेता बनने का सफ़र कैसे रहा? कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन फिर ये लगता था कि हम लोग समाज सेवा करके, और यदि मैं राजनीति में आती हूँ तो निश्चित रूप से जो है हम पॉलिसी मेकर होंगे, एक कानून बनाने वाले, और यहाँ रहकर हम जो है लोगों की ज़्यादा अच्छी सेवा कर पाएंगे, और जो वहाँ की नीतियाँ हैं उनको जो है हम आराम से उनको अच्छी तरह लागू कर सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, और जो एक कमियां सी जो लगती है उसको जो है हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। और समाज सेवा का चूँकि शुरू से ही मुझे एक जुनून सा था कि हम लोग जो है इस फील्ड में आकर लोगों की ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, एक आम व्यक्ति तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं, और एक आम व्यक्ति को क्या क्या परेशानियां हो सकती है उसको जो है राजनीति के उस माध्यम से ही जो है हम उनको सुधार कर सकते हैं उसके अंदर। समाज सेवा के लिए आपने राजनीति को चुना। मैम थोड़ा-सा आपका जो बचपन है उसके बारे में जानना चाहूँगी। मतलब आपने इतनी सारी डिग्री जो हासिल करी है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए? मैंने जो है ब्यावर से मेरी स्कूली शिक्षा और जो एजुकेशन हुई थी, हायर एजुकेशन, वो ब्यावर से हुई थी मेरी। एमकॉम मैंने ब्यावर से किया था, और मेरे पापा जो थे वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं, और शुरू से ही उनको ये था कि मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ 1997 में जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बाद में जो है लगातार जो है, चूँकि हमारे हस्बैंड की सर्विस बाहर थी और दोनों बच्चे वगैरह हम लोग जहाँ थे, उसके बाद जो है मैंने लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उसके बाद मैंने पीएचडी करी, एलएलबी करी, एलएलएम किया। चूँकि मैं मर्केंटाइल लॉ वगैरह वहाँ पढ़ाती थी, लेबर लॉ वगैरह, कंपनी लॉ वगैरह, तो मुझे लगा कि मेरे को भी जो है लॉ करना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने एलएलबी गोल्ड मेडलिस्ट रही, एलएलएम गोल्ड मेडलिस्ट रही। उसके बाद मैंने ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा किया, ताकि जो है उस फील्ड के अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट किया जा सके, ज़्यादा जानकारियाँ उनको दे सकें। तो इस आधार पर जो है मैंने काफ़ी जो है डिग्रियाँ लेकर, और फिर उसके बाद जो है मेरा ये मानना था कि राजनीति में आकर हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग सेवा कर पाएंगे। तो फिर जब मैंने राजनीति में कदम रखा, चूँकि मेरे पापा भी जो है राजनीति में थे, मेरा भाई भी जो है वो 3 बार अभी पार्षद है वहाँ से, ब्यावर से ही। तो इस तरह से जो है जब मुझे पहली बार टिकट मिला तो मैं बिल्कुल आश्चर्य हुआ मुझे कि मुझे पहली बार टिकट मिला है। तो उस वक्त तो जो है मैं लूज़ कर गई थी, लेकिन उसके बाद जो है मैं लगातार फील्ड में संपर्क पे रही। चूँकि मेरा ससुराल नागौर है, नागौर के जायल क्षेत्र के अंदर गांव है सोनेली, वहाँ के मेरा ससुराल है। तो फिर लगातार जब लोगों के बीच में रही तो लोगों ने दूसरी बार 2013 के अंदर मुझे विधायक चुना,
और उसके बाद 2023 के अंदर पुनः जब मुझे यहाँ से विधायक चुना तो मेरे वहाँ पर जो है मैंने काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट किया, बल्कि नागौर के अंदर जायल जो है सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। आज देखिए वहाँ पे पानी भी है, बिजली भी है। पानी हम 2018 में लेकर आए थे, इंदिरा गांधी नहर का पानी। वहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी है, इवन जो सिटी में सड़कें नहीं उससे अच्छी वहाँ पे सड़कें, और हर तरह की योजनाएं जो है हम वहाँ पे लागू कर रहे हैं। हमने जब पिछले बार मेरा कार्यकाल था तो हमने वहाँ पे डाक बंगला भी बनाया था वहाँ पे। उसके अलावा जो है हमने वहाँ पे बस स्टैंड किया, हमने अम्बेडकर भवन बनवाया, वहाँ पे कॉलेज बनवाई, लाइब्रेरी बनवाई वहाँ पे, और मतलब बहुत बड़ा एक जो था सड़कें वगैरह बनवाई वहाँ पे हमने। कृषि उपज मंडी जो है मुख्य मंडी बनवाई। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने वहाँ पे एक उस जायल को जो है जो बहुत ही जब पिछड़ा क्षेत्र था उसको जो है उसको विकास कराने के अंदर काफ़ी अपना वहाँ पे कार्य करवाया। तो लोगों के मन में ये था कि एक पढ़ी लिखी हमारी जो जनप्रतिनिधि है वो जो जब होगी तो निश्चित रूप से जो है वहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। और वहाँ पर मैंने एक जो है स्वस्थ राजनीति की परंपरा की जो मैंने शुरुआत करी है, और वहाँ पे जो है एक तरह से बिल्कुल करप्शन बिल्कुल नहीं होने दिया है, जातिवाद का जहर नहीं घोला है। तो इस तरह से कई जो ऐसे थे जो मेरे कार्यकाल की मैं उपलब्धियां बता सकती हूँ, और लोगों में वहाँ पे काफ़ी जो है संतुष्ट है वहाँ के लोग, और काफ़ी आशाएं लेकर आते हैं मेरे पास में। तो निश्चित रूप से जो है वहाँ पे उनके काम भी होते हैं, और वहाँ के क्षेत्र का काफ़ी अभी आप वहाँ जायल में आप जाकर देखो तो वहाँ पर आपको लगेगा कि एक कोई अलग से हम लोग शहर में आए हैं। तो उस वजह से जो है वहाँ के लोगों की जो है आस्थाएं और वहाँ के लोगों का विश्वास जो है वो मेरे प्रति काफ़ी जुड़ा हुआ है। मैम, ये तो निश्चित तौर पे साफ जाहिर है कि आप पे विश्वास है लोगों का, इसीलिए आप 2 बार विधायक भी रही हैं और फिर अब मंत्री भी बन गई हैं। थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगी, जैसे आप राजनेता हैं, आपने पढ़ाई भी की, तो ये अपना कैसे मैनेज कर पाती हैं? राजनीति के साथ में परिवार कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए कि सभी के पास 24 आवर्स होते हैं और सभी को उसमें से मैनेज करना होता है, और लेडीज़ के बारे में तो स्पेशली ये होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है अपना। अपने को वर्क जो अपना प्रोफेशन है उसको और अपने परिवार को, दोनों को बीच में एक बैलेंस बिठा के चलना होता है। आप देखिए मेरा ये मानना है कि लेडीज़ चाहे किसी भी पद पे चली जाए उसको दोनों को ही, परिवार को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस करके चलना होता है, और दोनों को निभाना होता है, क्योंकि परिवार को भी आपको टाइम देना पड़ेगा और वहाँ पे भी अपने को पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा, और जो आपका प्रोफेशन है उसके साथ भी आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसको दोनों के बीच में बैलेंस बिठा के, और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे लेडीज़ कितनी भी बड़ी अच्छे उस पे ओहदे पे चली जाए, लेकिन फिर भी जो है उनको घर को जो है उसे ही देखना पड़ेगा, तभी जो है आपका घर बहुत अच्छी तरह से चल पाएगा। और प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है आप उसके साथ में भी आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, तब आप जो है दोनों के बीच में बैलेंस बिठा के आप अच्छी तरह से कर पाओगी। मैम, आपका शेड्यूल एक राजनेता के तौर पे तो बहुत ही हेक्टिक रहता होगा, फिर उसके बाद में घर सँभालना। तो ऐसे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ऐसा कुछ होता है? अगर होता है तो उससे निकलने के लिए क्या करती हैं? कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो रहा है, ओवरलोडेड हो रहे हैं, लेकिन चूंकि इसको जो है आपको एंजॉय करना चाहिए कि इस तरह से जो है आपने उस लाइफ को आपने चुना है, तो मौका मिला है जनता की सेवा करने का, और जब मौका मिला है कि आप कुछ कुछ कर पाते हो, तो उस स्थिति में जो है आपको दोनों के साथ में जो है जस्टिफाई भी करना होता है, दोनों को साथ में लेके चलना होता है। तो कई बार जब ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है, और अपने परिवार के साथ में थोड़ा टाइम भी देना होता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने परिवार के साथ में बैठता है और अपनी कोई चीज़ शेयर करता है तो परिवार वाले ही, एक टीम वर्क होता है वैसे भी, परिवार वाले आपका पूरा सपोर्ट करते हैं, तो उसमें पारिवारिक अपने, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, हमारे पूरे परिवार का, इवन मेरी ब्रदर इन लॉ वगैरह जो है उन सभी का, मेरे फादर तो अब नहीं रहे हैं, अभी 3 महीने पहले ही उनकी डेथ हुई, लेकिन सब लोग मिलकर जब सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ से हम लोग उभर पाते हैं। एक थोड़ा-सा पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी मैम, जैसे आप कोई भी काम करके आती हैं या मतलब कोई भी अचीवमेंट आपने हासिल किया, तो घर आके आप जैसे शेयर करते हैं, तो घरवालों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? आप कैसा फ़ील करती हैं?
जब भी हम किसी की बहुत अच्छी सेवा बहुत अच्छी मदद कर देते हैं, कुछ ऐसा काम जो कि होने में बहुत टाइम लगता या हो ही नहीं सकता है, या उसके लिए फिर हम पॉलिसीज़ में देख के और कैसे उसका रास्ता निकलता है, और जब हम उसके लिए कोई काम करते हैं तो हमें बहुत ही अंदर से बहुत एक अच्छा फील होता है कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे किसी की करंट से डेथ हो गई, किसी की ऐसे एक्सीडेंट में डेथ हो गई, या किसी को हम हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस वक्त हम उसकी मदद रखते हैं, तो अंदर से आपको बहुत अच्छा फील होता है। जब हम घर आके कहते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है, जो दुखी लोग हैं और जो मजबूर लोग हैं, उनके जब हम लोग काम करते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छा फील होगा, और ऐसा लगता है कि नहीं, हमने वास्तव में जो है जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए, वो उद्देश्य जो है हमने पूरा किया है। और जब हम परिवार के साथ शेयर भी करते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी या मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि इस तरह से जो हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम लोगों की वास्तविक रूप से हम लोग उसकी भलाई भी कर पा रहे हैं, और उनके दिलों में भी जगह बना पा रहे हैं, और उनको जो है उनकी एक तरह से उनको मदद भी हो पाती है। मैम, आप महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा सजग रही हैं, सक्रिय भूमिका निभाई है आपने। अभी महिलाओं को लेकर क्या नई योजनाएं मतलब आपने बनाई हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने जो बजट पेश किए हैं, हमारी वित्त मंत्री महोदय दिया कुमारी जी ने, तो उसमें हम महिलाओं को लेकर बहुत ही हमने कई सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च करी है कि मुख्यमंत्री के जो दृढ़ विश्वास था और जो दूरदर्शी सोच उनकी जो नेतृत्व रहा है, उस वजह से जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी महिलाएं जो है सामाजिक रूप से कैसे सशक्त हो, शैक्षणिक रूप से कैसे सशक्त हो, राजनीतिक रूप से कैसे सशक्त हो, और आर्थिक रूप से किस तरह से सशक्त हो। महिलाओं की सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को शक्ति भी दी जाए और महिलाओं को जागरूक भी किया जाए, तब महिलाएं जो है सशक्त होगी। उसके लिए हमने हमारी हमारी सरकार द्वारा, हमारे विभाग द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई है। आपको मैं बता दूं, जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना थी, उसमें हमने बच्ची के जन्म से लेकर उसको पढ़ाई आगे बढ़ने तक के, ताकि बच्चियां जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ ना बने। 1.5 लाख रुपए मुख्यमंत्री महोदय ने बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो बनाया, ताकि महिलाओं को जो है राजनीति के अंदर आरक्षण मिले, 33% आरक्षण बने। हमारे विभाग के अंदर जो है ये मुख्यमंत्री मातृत्व योजना हमने चालू की है, अमृत आहार योजना हमने चालू की है। ये इसके अलावा जो है ये नारी शक्ति उद्यम योजना, उद्यम प्रोत्साहन योजना हमने लागू करी है, वन स्टॉप सेंटर और ये महिला सलाहकार केंद्र, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमने चालू कर रखी है, ताकि महिलाओं को उसका लाभ मिल सके और महिलाएं आगे बढ़ सकें, महिलाएं सशक्त होगी। और जब महिलाएं सशक्त होगी, क्योंकि हमारा जो बजट में भी आपने देखा होगा, हमारी महिलाओं को लेकर, हमारे युवाओं को लेकर, हमारे किसानों को लेकर और इन सब लोगों को लेकर, हमारे जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं उनको लेकर हमने बजट के अंदर इस तरह के प्रोविजंस किए हैं, ताकि उन सभी का जो है समावेशी विकास हो, सभी को जो है आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो इनको लेकर जो जिस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से हमारी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, ताकि महिलाएं जब आगे बढ़ेगी तो उनका परिवार का विकास होगा, और परिवार जब बढ़ेगा तो समाज का, और समाज के साथ साथ हमारे जो है राष्ट्र का विकास होगा। तो निश्चित रूप से जो है महिलाओं की प्रगति के साथ में जो है हमारा पूरे राष्ट्र का विकास उसके साथ में जुड़ा है। और आप देखिए कि महिलाएं जो है हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं महिलाएं, और महिलाओं की भूमिका को हम लोग जो है उनको जो है आगे बढ़ा भी रहे हैं। उनकी भूमिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार इस तरह की योजनाएं लगा रही है, ताकि महिलाएं जो है हर क्षेत्र के अंदर अपने आगे बढ़ें। मैम, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो अभी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है गैस सिलेंडर। इसको लेकर क्या नया कुछ आएगा कि उनको राहत मिले? देखिए, आज ही हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आदरणीय सुमित जी गोदारा साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया है। चूँकि अब ये युद्ध चल रहा था इराक और उसके बीच में, तो निश्चित रूप से जो है एक अफ़वाहें फैलाई जा रही थी कि जो है गैस की कमी हो सकती है, हमारे तेल की कमी हो सकती है। लेकिन फिर भी आप देखिए, सरकार बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही है। और जब इस तरह के संकट जब आते हैं,
देश के ऊपर भी आता है, और जब हमारे ऊपर भी जब इस तरह की छोटी मोटी जब समस्याएं आती है तो हम लोग सब मिलजुल कर जो है उसका समाधान करने का प्रयत्न करती है। और सरकार इस दिशा को इस दिशा में लेकर बहुत ही सजग है, चिंतनशील है, और जो है सरकार ने अभी यही बोला है कि इस तरह से जो है हम लोग इन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जनता को उसके लिए किसी भी तरह का जो है नुकसान नहीं हो या जनता उससे परेशान ना हो। उसके लिए सरकार तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है कि किसी को भी जो है मतलब इसमें जो कालाबाजारी ना बढ़े, उसको लेकर भी हम लोग जो है बहुत सजग हैं कि लोग जो है एक अफवाहें फैला देते हैं कि अब जो है इस तरह की कमी आने वाली है तो लोग जो है उसकी ब्लैकमेल हाँ और स्टॉक करने लग जाएंगे उसका। तो उसको लेकर जो है सरकार ने एक अभियान भी चला रही है ताकि जो है आम व्यक्ति उससे परेशान ना हो। मैम अभी जैसे हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो ये गैस सिलेंडर को लेकर अभी कुछ नेताओं के वीडियो आ रहे हैं कि उन्होंने घर में स्टॉक भर रखा है, तो ऐसे नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि एक अफवाहें फैल रही है और लोग जो है ब्लैक में अपना उसको स्टोर करना शुरू कर दिए, तो सरकार उसके लिए जो है एक अभियान के रूप में उसको लेकर जो है इस तरह की जैसे भी सरकार के पास में कोई खबर आती है, हमारे पास में इस तरह की कोई न्यूज़ होगी तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, और ताकि जनता को इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो और जनता को जो है राहत प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैम एक राजनेता के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको? अ, देखिए, राजनेता के रूप में तो चुनौतियां तो हर पल आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का किस तरह से सामना किया जाए, और अलग अलग फील्ड की चुनौतियां होती है, तो आपको जो है उन चुनौतियों को बहुत सहज रूप में लेकर और उनको एक आसानी से आप उन चुनौतियों को कैसे निपटा जा सकता है, एक ईमानदारी से कैसे कार्य किया जा सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जीवन में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान बनो, और ईमानदारी से आपने कार्य किया है और चुनौतियों को यदि आपने अवसरों के अंदर बदल दिया है तो निश्चित रूप से जो है वो एक बहुत आसान तरीके से जो है आप उनको जो है निपटते हुए चलोगे, और एक वो आपके लिए एक रिस्क के रूप में, एक अवसर के रूप में यदि आप उनको लोगे तो उन अवसरों को आप भुनाए भी जा सकते हो और उनको किस तरह से जो है एक विकास के कार्यों में उनको लगाया जा सकता है। अभी मैम ने बहुत ही अच्छी बात कही, चुनौतियों को अवसर के रूप में लें। मैम लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी, आप एक ईमानदार और सजग और सक्रिय राजनेता हैं, जनता के लिए कोई संदेश आपका? देखिए, जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि जनता की एक्सपेक्टेशन तो अपने राजनीतिज्ञों से बहुत होती है, और राजनेता भी यही चाहते हैं जो कि भाई हम अपनी जनता की जो भी आशाएं हैं हम उनको फुलफिल किया जाए। जनता से मेरा एक ही निवेदन है कि सभी राजनेताओं को जो है जिस तरह से वो देखते हैं कि नहीं राजनेता बन गए हैं और हमारा काम नहीं होगा, लेकिन मेरा जैसे अभी बजट सेशन भी चला था और हम लोग जो सब लोग बैठते हैं तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र की लोगों की चिंता करते रहते हैं कि हम अपने क्षेत्र के अंदर किस तरह से कार्य कर सके हैं और किस तरह से हम जो है उन लोगों के लिए उनके विकास के लिए कार्य कर सके, हम उनको राहत प्रदान किए जाए। तो मेरा उनसे सभी से यही कहना है कि सरकार भी आप लोगों के साथ है, आपके सभी नेता लोग और अभी आपके जितने भी आपके जो एमएलएज एमपीज हैं वो हमेशा जो है जनता के विकास को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर चिंतनशील रहते हैं। तो जनता को भी जो है उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और उनकी आशाओं पर जो है खरा उतरने का पूरा प्रयास करना चाहिए, और जो काम नहीं होने वाले होते हैं उन कामों के लिए जो है उन लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, ताकि जो है वो लोग फ्री होकर अपनी जनता की भलाई कर सकें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ में राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार जी, जिनके साथ में हमने खूब सारी बातें की, चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।